जो आज हम देख रहे हैं एसएससी, कैट और भी बहुत सारी परीक्षाओं बैंकिंग एग्जाम में पूछे हो जाने वाले जंबल सेंटेंसेज। जंबल सेंटेंसेज एक इजी पार्ट है क्योंकि इसमें एक पूरी की पूरी स्टोरी डिराइव होती है और जो सबसे पहले हमें थीम डिसाइड करनी होती है और फिर हमें देखना होता है कि लिंकेज किस तरह से होंगे सेंटेंसेज, तो हम आसानी से पूरे के पूरे पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं। तो जो 4 सेंटेंसेज बेसिकली दिए गए हैं इनका अरेंजमेंट नहीं है, ये जिग-जैग पैटर्न में है। हम इन्हें बिल्कुल सही अरेंज कर एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ लिखने की जो टेक्निक है वो काम आती है। तो अब हम सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप पहले एक बार कंटेंट को पढ़ें, सबसे पहले जल्दी से गो थ्रू हो कंटेंट में। तो वैसे तो बहुत कम टाइम लगता है कंटेंट में गो थ्रू होने में, पर हम डिटेल्ड देख रहे हैं इसलिए हम इसका एक वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है। तो हम सबसे पहले ए सेंटेंस लेते हैं। द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द 10 ईयर यू चूज। पहला सेंटेंस है, इंटरेस्ट रेट जो ऑफर की जा रही है वो डिपेंड करती है बैंक पर, डिपॉजिट अमाउंट पर और 10 ईयर उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप क्या चुनते हैं, कितने समय के लिए डिपॉजिट करते हैं, कितने समय के लिए अपने अमाउंट को फिक्स करते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। तो ये आपको हेल्प नहीं करती सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने में नहीं। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने में ही मदद नहीं करती, बट ऑल्सो हेल्प्स यू टू अर्न ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। आप बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा खासा सब्सटेंशियल अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं अपने पैसे पर। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी, जो सबसे बढ़िया तरीका है अपनी मनी को सिक्योर करने का वो है बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि आप इन्वेस्ट करें, आप निवेश करें, इन्वेस्ट करें फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अगर निवेश करते हैं तो आपका मनी को सेव कर सकते हैं। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट अ टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो डिपॉजिटर सिर्फ एक बार ही पैसा जमा कराता है इस स्कीम के अंदर। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के अंदर द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस, डिपॉजिटर सिर्फ एक बार पैसा जमा कराता है, वंस एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, एक बार जब वो अकाउंट खोलता है तभी पैसा जमा करवाता है, उसके बाद पैसा जमा नहीं करवाता। तो ये एक पैराग्राफ है, 4 सेंटेंसेज हैं। तो पहला सेंटेंस अपने देखें कि द इंटरेस्ट रेट ऑफर, आपको पता है कि एक जो बात चल रही है तो वो चल रही है कि किस तरह से अपने पैसे को सेव करें और क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होने चाहिए। तो बेसिकली जो स्टेप्स हैं हमें देखते हैं। द इंटरेस्ट रेट ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक। सबसे पहले अपने थीम सेंटेंस को चूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, पहला सेंटेंस को चूज कर रहे हैं जो कि पूरे के पूरे का बेस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उसका पहले से कहीं लिंक नहीं होता। पहले से अगर लिंक है तो वो सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं बन पाता। बाकी सेंटेंस उससे जुड़ते हैं परंतु पहले वाला सेंटेंस किसी भी सेंटेंस से नहीं जुड़ता है। वो थीम डिसाइड करता है, वो सब्जेक्ट मैटर होता है। तो वो सबसे पहले हमें चूज करना है, सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द 10 ईयर यू चूज। तो इंटरेस्ट रेट ऑफर जो की जा रही है वो डिपेंड करती है बैंक पर, डिपॉजिट अमाउंट पर, 10 ईयर यू चूज, कितना आप 10 ईयर चूज करते हैं। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो इन डिपॉजिट अमाउंट कितनी बैंक, कौन सी बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं और वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो उस चीज़ में डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट्स की बात हो गई है तो ये द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द 10 ईयर यू चूज, ये सभी जो नाउन हैं ये नाउन्स डेफिनेट नाउन हैं और इनका रेफरेंस अपने को पहले कहीं से देखना होगा। और दूसरी बात ये है कि
इंटरेस्ट रेट्स की बात अगर अपनी करते हैं तो ये बाद की बात है, ना कि पहले अपने पैसा सेव करने की बात है, पहले अपने पैसा जमा करने की बात है, पहले उसके बाद में इंटरेस्ट रेट है। तो जो अपने इसमें देखेंगे कि ये पहला सेंटेंस नहीं बन रहा तो मैं इसे एक बार टिक कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ कि ये थीम सेंटेंस नहीं है। फिर मैं देता हूँ इट नॉट ओनली, तो यहाँ पर क्लू है कि ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इट का रेफरेंस कहीं और है। इट प्रोनाउन है जो कि पीछे रेफर करता है किसी को। मैंने कहा पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की पहचान नहीं है कि वो इट से शुरू हो। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी बट आल्सो हेल्प्स यू टू अर्न ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। और फिर इसी तरह से ये वाला इट है, ये वाला इट है, वो जो इट है ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। तो ये किसके लिए आ रहा है? सेव मनी के लिए आ रहा है, मनी के लिए आ रहा है। अपनी जो मनी सेव कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा सेंटेंस पे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो नाउन आई है वो जो है वो इनडेफिनाइट है, जर्नल है। वन ऑफ द बेस्ट वेज, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज, जो सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हारे लिए मनी सेव करने का, सिक्योर करने का, वो है इन्वेस्टिंग मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये एक बहुत बढ़िया ओपनिंग सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी को रेफरेंशियल नाउन फ्रेज यूज नहीं हुई है, कोई भी कंजंक्ट यूज नहीं हुआ है, और ये थीम अप्रोप्रिएट है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी बात की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप जो भी एड्रेसी है उसको संबोधित कर सकते हैं। यू के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, यू नॉन रेफरेंशियल होता है क्योंकि कंटेक्स्ट से क्लियर होता है। इसको डेटिक प्रोनाउन बोला जाता है इंग्लिश में। तो डेटिक का मतलब है कि फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द कंटेक्स्ट the reference is clear, it clearly indicates the addressee to whom you are addressing, जिससे तुम बात कर रहे हो, स्पीकर जिससे बात कर रहा है, तो ये नॉन रेफरेंशियल है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं उनकी जो जनरल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं थीम बनने के लिए किसी भी पैराग्राफ की। तो ये बहुत अच्छी एक थीम है, तो इसे मैं एक बार चूज कर लेता हूँ। थीम के लिए हो सकता है अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आया है, तो द डिपॉजिटर्स डिपॉजिट योर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो डिपॉजिटर सिर्फ एक बार पैसा जमा कराता है। तो ये जो सेंटेंस है, द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, द डिपॉजिटर। तो द डिपॉजिटर रेफरेंशियल नाउन फ्रेज है, इसका भी रेफरेंस पहले कहीं आया है। तो ये सेंटेंस मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि द डिपॉजिटर, द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, तो ये इंडिकेट करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात पहले कहीं हो रही है। तो मेरा सी एप्रोप्रिएट सेंटेंस है, सी इज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस एज ए ओपनर। ओनली सी कैन एक्ट एज एन ओपनर, ओपनर मेरा सी हो जाता है। तो अभी से अगर अपने सी को ओपनर मानते हैं तो मेरी टू चॉइसेज एलिमिनेट हो जाती हैं। तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड एज फार एज यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड बहुत बड़ा मेथड है। अगर आप पहले सेंटेंस से ही चॉइस डिसाइड कर लेते हैं और कुछ चॉइसेस को हटाते जाते हैं तो आप जल्दी आंसर जो पहुंच सकते हैं। एक अच्छा ट्रिकिस्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा वेल प्रूवन मेथड है, तो इस मेथड का आप सहारा लेना चाहिए। तो मेरी बी और सी चॉइसेस कट गई, सिर्फ मेरी ई और डी चॉइसेस बची है। अब मैं नेक्स्ट की ओर जाता हूँ। अगला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, लिंकेज कौन सा हो सकता है। तो जो मैं दूसरा सेंटेंस देखता हूँ कि लिंकेज कौन सा हो सकता है, इंटरेस्ट रेट जो ऑफर डिपेंड ऑन द बैंक। अभी तक जो इंटरेस्ट रेट जो बैंक के द्वारा आया है और वो अभी तक मेरा दूसरा सेंटेंस नहीं जुड़ रहा इससे, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो अभी तक अब इन्वेस्टिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हुई है, तो इससे नेक्स्ट सेंटेंस ये एक अच्छा लिंकेज सेंटेंस नहीं है बन रहा है मेरा। फिर मैं इट नॉट ओनली हेल्प, ये हेल्प नहीं करता है टू सेव मनी
to save money but also helps to earn a substantial interest on it। तो ये भी हेल्प नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ अपने धन को बचाने में, परंतु एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस। परंतु फिर हम डी देखते हैं। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी ओनली वंस एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो अब ये जो सेंटेंस है ये लिंकेज बहुत ज़्यादा लिंकेज है। पहले वाले सेंटेंस में सेंटेंसेज में लिंकेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सिक्योर योर मनी के लिए इन्वेस्टमेंट आ गया है। सिक्योर योर मनी के लिए डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी। यहाँ पर एक ही बात है, डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी या सिक्योर द मनी। सिक्योर योर मनी कह दो या डिपॉजिटर डिपॉजिट द मनी कह दो। और यू की जगह मेरा वर्ड आ गया है डिपॉजिटर। तो अब हम जो डेटिक प्रनाउन से शिफ्ट हो गए हैं थर्ड पर्सन प्रनाउन की ओर, वो है द डिपॉजिटर। यू की जगह द डिपॉजिटर आ गया है। ओनली वंस एट ए टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स की बात हुई थी, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, यहाँ पर ओपनिंग द अकाउंट हो गया। किस में पैसा जमा कराना, इन्वेस्टमेंट किस में करवाना है, ओपनिंग द अकाउंट। तो मेरा यह ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है। तो सी के बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा डी है। तो इसमें सी के बाद में ए आ रहा है। तो पहले अपने अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, आप उसमें पैसा जमा कराएंगे, फिर आप ये बाद की बात है कि ये आपको क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, और फिर आप किन चीज़ों को देखेंगे जब आप करवाते हैं, तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बाद की बातें हैं। तो ये मेरा जो सी ए ये भी चॉइस कट गई मेरी। अब एलिमिनेशन मेथड से मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि मेरा आंसर ए है। फिर भी हम अगले सेंटेंसेस देखते हैं, ये देखने के लिए कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण ये मेरी पहले वाली चॉइस कहीं कोई गड़बड़ी हो। तो हम जल्दी से दो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो अब अगर हम सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू सेव मनी। ये मेरा अच्छा कनेक्टर है। सी से मेरा डी कनेक्ट हो रहा है और डी से मेरा इट किसके लिए आ रहा है, इट का रेफरेंस। इट नॉट ओनली हेल्प्स यू योर डिपॉजिट द मनी थ्रू ओपनिंग एन बैंक अकाउंट फॉर ए फिक्स टेन्योर इज रेफरिंग टू इट रेफर कर रहा है कि आप फिक्स्ड अमाउंट जमा करवाएं बैंक के अंदर, एक लिमिटेड या एक फिक्स्ड पीरियड के लिए आप अमाउंट को जमा करवाएं, डिपॉजिट करवाएं। तो ये आपकी मदद करता है, ये चीज़ आपकी मदद करती है। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो है ये आपकी मदद करती है, हेल्प्स यू। तो ये इट यहाँ से आ रहा है, हेल्प्स यू टू सेव योर मनी, नॉट ओनली हेल्प्स यू। तो ये पेयर होते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक साथ आते हैं, ना सिर्फ बट, परंतु। ये सिर्फ आपकी मदद नहीं करता है पैसा बचाने में, परंतु ये मदद करता है एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट करने में। तो आपने पैसा जमा करवाया, ओपनिंग अकाउंट करवा के डिपॉजिट करवा रहा है मनी एक बार में, फिर उससे आपकी मनी सेव हो रही है और उस पर आप पैसा भी कमा रहे हैं, आपका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस है सी के बाद में डी के बाद में बी हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट, यहाँ पर नया टॉपिक आ गया है इंटरेस्ट जो आ गया है, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो इंटरेस्ट की बात हुई है, तो अब इंटरेस्ट से मेरा टॉपिक लिंक हो रहा है द इंटरेस्ट रेट्स। देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो था मेरा ये इनडेफिनाइट था, डेफिनाइट नहीं था। ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट, यहाँ पर इनडेफिनाइट था। परंतु अगर एक बार इंटरेस्ट की बात होगी है तो आप इंटरेस्ट रेट्स की बात कर सकते हैं। अब दा लगेगा, पर आर्टिकल दा आएगा, डिटरमिनर भी कहते हैं आजकल इसको, तो डिटरमिनर दा आएगा। तो हम स्पष्ट देख रहे हैं ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो लीड कर रहा है द इंटरेस्ट की तरफ। द इंटरेस्ट हो गया, तो ये इसके बाद का सेंटेंस है। द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड, जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड की जा रही है डिपेंड्स ऑन द बैंक, वो बैंक वाइज वेरी करती है, बैंक टू बैंक वेरी करती है, डिपेंड करती है बैंक पर। डिपॉजिट अमाउंट, आप कितना पैसा जमा करा रहे हैं इस चीज़ पर। एंड द टेन्योर यू चूज,
और कितना पीरियड आप चूज करते हैं इस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट रेट्स इनका आपस में लिंक है। तो बी के बाद में मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो लिंक हो रहा है वो ए है। तो इसका जो क्लू है इस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कितना पैसा डिपेंड करता है बैंक वाइज डिपेंड करता है। पहले बैंक की बात सीधे तौर पर नहीं हुई, परंतु एसोसिएशन है पूरे स्टॉक का बैंक के साथ में। जो हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव नाउन, बेसिकली वो नाउन होते हैं जो कि अपने बात करते हैं तो अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट्स इनकी बात हो रही है तो बैंक्स आ गया, द बैंक आया है। क्या है? द बैंक आया है। पर्टिकुलर बैंक में डिपेंड करता है। और डिपॉजिट अमाउंट, कितना पैसा आप जमा करा रहे हैं इस चीज़ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो डिपॉजिट अमाउंट की बात आ रही है। और बार बार अपने कह रहे हैं कि एक बार पैसा जमा कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर अपने कह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो करवा रहे हैं वो जो करवा रहे हैं वो कुछ पीरियड के लिए करवा रहे हैं। द 10 ईयर जितना पीरियड यू चूज, जो द 10 ईयर यू चूज, कितना समय आप चूज करते हैं, ये भी डेफिनाइट है। ये भी डेफिनाइट है, जितना पीरियड आप चूज कर रहे हैं। स्पेसिफिक पीरियड है, ये भी स्पेसिफिक पीरियड है, इनडेफिनाइट नहीं है। तो ये डेफिनाइट है। तो अब मेरा जो अरेंजमेंट है पैराग्राफ का CDBA बिल्कुल सही ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही अरेंज्ड सेंटेंस है। तो आंसर हो गया मेरा ए। तो ए आंसर बेस्ट आंसर, एक ही आंसर है ए आंसर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो हमें क्लूज का बहुत ध्यान रखना होता है। हमें देखना होता है कि रेफरेंशियल, नॉन रेफरेंशियल नाउन, लिंकिंग वर्ड्स, प्रोग्रेशन ऑफ थॉट्स, इसके बाद में सब्जेक्ट मैटर क्या है, पहला जो की सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस मेरा है, जो थीम है वो क्या है। अगर आप इन चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं तो आप कोहेरेंट पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं। इजी पार्ट है ये एसएससी का। तो ये सेंटेंस पैरा जंबल्स सेंटेंसेज बेसिकली वही ऑर्डर में करना होता है, अरेंज करके सेंटेंसेज को लिखना होता है। 4 सेंटेंसेज को अरेंज करके लिखने की आर्ट है, किस तरह से हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटेंस सही ऑर्डर में दें। ऑर्डर गलत है, ऑर्डर को सही करना है। स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड द विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। स्कूल्स क्लोज हैं क्रिसमस के लिए और विंटर ब्रेक के लिए एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। इस समय, जो साल का इस समय स्कूल क्लोज्ड होते हैं क्योंकि विंटर ब्रेक होता है और क्रिसमस होता है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। वो टाइम है ईयर का सेलिब्रेट करने के लिए। इस समय हम क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बजाज लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। ठंड में जो मज़े का, आनंद का और गर्मजोशी का जो माहौल बन जाता है क्रिसमस बजाज के कारण, क्योंकि पूरे शहर में विंटर कार्निवल्स होते हैं। जो सर्दियों के जो कार्निवल्स हैं, समारोह हैं, उत्सव हैं, वो चल रहे होते हैं। क्रिसमस बाजार जिनके कारण पूरी गर्मजोशी का माहौल क्रिएट हो जाता है। फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो वी आर लाइकली टू सी ए रिस्ट्रेन्ड सेलिब्रेशन for fear of the pandemic raising its ugly head again। तो दूसरी बार, लगातार दूसरी बार, इन ए रो, लगातार दूसरी बार अगर हम देख रहे हैं, we are likely to see a restrained celebration for the fear of the pandemic raising its ugly head again। क्योंकि पैंडेमिक महामारी है वो दोबारा से अपना सिर उठा रही है। इसी डर से हमारे जो सेलिब्रेशन हैं वो रिस्ट्रेन्ड हैं, वो उनको हमने कम कर दिया है, उनको हमने लिमिटेड कर दिया है, नियंत्रित कर दिया है। रिस्ट्रेंड करना, नियंत्रित करना, उन पर कुछ लगा दिया गया है। तो अगर हम सबसे पहले थीम सेंटेंसेस की बात करें, बहुत इजी पैराग्राफ है। अगर थीम सेंटेंस की बात करें तो हमें पता लग रहा है कि स्कूल आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड न्यू ईयर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ द सिटी विंटर कार्निवल। और फॉर द सेकंड टाइम कि हमारा जो बी है वही ओपनर है और कोई ओपनर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिसमस और जो नया साल है, यहाँ पर क्रिसमस और नए साल की पहली बार बात की जा रही है कि ये समय है सेलिब्रेट करने का, ये समय है सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का ये समय है। तो ये पहला सेंटेंस है। अगर बी को मैं पहला सेंटेंस मानता हूँ तो इसमें सिर्फ एक मेरी चॉइस एलिमिनेट हो जाती है। ये चॉइस एलिमिनेट होने का मतलब ये है
कि अब आपको इसको नहीं देखना है, आपके पास 3 चॉइसेस बची हैं, ए, बी और डी या DAB। तो इस चॉइसेस को अपने एक एक करके देखना है कि कौन सी चॉइस हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो हमें सबसे पहले ये डी सेंटेंस की बात करें, फॉर द सेकंड टाइम इन रो वी आर लाइकली टू सी रिस्ट्रेंट सेलिब्रेशन फॉर द फियर। ये दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ये थोड़ा सा कंट्रास्ट शो कर रहा है कि ये महामारी की बात कर रहा है, महामारी की बात नहीं हो रही इस पहले सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस मेरा मैच नहीं हो रहा, जुड़ नहीं रहा, तो फिर ए और सी बचते हैं। ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल एंड क्रिसमस बाजार्स लैंड फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। पूरे शहर में विंटर कार्निवल हो रहे होते हैं। और दूसरा सेंटेंस, पहला ए सेंटेंस, स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक। क्रिसमस और विंटर ब्रेक के लिए स्कूल्स क्लोज होते हैं। और आपको पता है कि ये मेरा ज़्यादा जुड़ा हुआ सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर की बात हो रही है। यहाँ पर द क्रिसमस एंड क्रिसमस, यहाँ भी क्रिसमस की और जो ब्रेक की बात हो रही है, यहाँ पर भी ब्रेक की बात हो रही है। तो जो स्कूल्स हैं मेरे क्लोज्ड हैं। और एट द टाइम ऑफ दिस ईयर, एट द टाइम ऑफ दिस ईयर, यहाँ भी ईयर है, ऑफ द ईयर है, यहाँ भी ऑफ द ईयर है, ये भी लिंकेज है। तो मेरा बी सेंटेंस से जो लिंक हो रहा है वो ए सेंटेंस ज़्यादा लिंक हो रहा है, इससे कनेक्टिव है, पूरे की पूरी तरह से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेट स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द, तो स्कूल मेरे क्लोज हो रहे हैं विंटर ब्रेक के लिए, इस समय है साल के। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लिंकेज हैं कि हम जो दो सेंटेंस को जोड़ दे हैं, बी को ए के साथ जोड़ देते हैं, फिर ए के बाद में हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस बाकी दो सेंटेंस में मेरा जुड़ सकता है। तो आपको पता है कि ये सेंटेंस मैंने कहा बिल्कुल अलग सेंटेंस है। यहाँ पर पेंडेमिक की बात हो रही है, यहाँ पर सेलिब्रेशन को कम करने की बात हो रही है, पर अभी तक हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कनेक्टेड नहीं हो रहा स्मूथली। तो मेरा सी सेंटेंस अगर मैं बात करूँ, ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स चल रहे होते हैं, कार्निवल्स चल रहे होते हैं, क्रिसमस बाजार होते हैं, उनके कारण पूरे गर्मजोशी का और मज़े का माहौल होता है, आनंद का उत्सव का माहौल होता है। तो मेरा ए से मेरा सी सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा, BAC। अब मेरा बी से अगर मेरा ए हो गया तो ये चॉइस भी मेरी एलिमिनेट हो गई थी, बी से ए होते ही। तो मेरे पास सिर्फ दो चॉइसें बची थी, BADC और BACD। डी ए से कनेक्ट नहीं हो सकता, डी बिल्कुल अलग सेंटेंस है, डी का कंटेंट अलग है, डी विरोधाभासी सेंटेंस है। सेलिब्रेशन, यहाँ तक सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर सेलिब्रेशन से हटकर उसको नियंत्रित करने की बात की जा रही है। ये सेंटेंस एक अलग सेंटेंस है, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये अपने आप ही लास्ट में चला जाएगा, डी अपने आप ही लास्ट में चला जाएगा। तो ए के बाद में मेरा सी आ गया, सी के बाद में मेरा डी आ गया। तो जो मेरा एग्जैक्ट टर्म है BACD जो बी चॉइस है मेरी, बिल्कुल एग्जैक्ट चॉइस है। तो ये एक जंबल सेंटेंस है, SSC में एक्चुअल में रेज किए गए जंबल सेंटेंस हम ले रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। एग्ज़ाम बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें अरेंज करने होते हैं, ऑर्डर गलत दिया होता है, इनका सही ऑर्डर हमें देना होता है। तो ये सेंटेंस सबसे पहले हम रीड करते हैं जैसे कि पहले करते आ रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट ही सेड आई हैव अरेंज्ड टू टेक फॉर यू फॉर शिकार। उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट, उसने गेस्ट को रेस्ट करने के लिए नहीं कहा, ही सेड उसने कहा आई हैव अरेंज्ड टू टेक यू फॉर शिकार, मैंने आपके शिकार के लिए लेके जा रहा हूँ, शिकार की तैयारी कर रखी है मैंने आपकी। The host welcomed him warmly. The host welcomed him warmly, मतलब होस्ट ने जो जिसके यहाँ पर आप पहुँचते हैं, जो मेहमान नवाजी करने वाला होता है, होस्ट होता है, तो मेहमान नवाज ने स्वागत किया पूरे गर्मजोशी के साथ। At last he arrived at the beautiful city. अंत में वो बहुत सुंदर शहर में पहुँचा। Great preparations were made for Amir of Isfahan journey शिराज। शिराज की जो इस्फहान जर्नलिस्ट थी उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की गई थी। तो ये एक सेंटेंस है, ये काफ़ी इजी सेंटेंस है। बेसिकली ये
जो इवेंट्स हैं वो टाइम में अरेंज की गई हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स को कंसीडर करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो आपको देखना है कि पहले कौन सी इवेंट हो रही है, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी। प्रोसेस और जो टेम्पोरल होते हैं, टाइम से रिलेटेड जो भी जिगजैग पैटर्न में दिए हुए जंबल्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं करने। प्रोसेस में भी आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू रीच द कल्मिनेशन। आपको अगर अंत तक पहुंचना है तो टाइम सीक्वेंस में भी आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जाते हैं, टाइमलाइन से आप पीछे से आगे की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गेस्ट टू रेस्ट। बट कॉन्ट्रास्ट है, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। द होस्ट वेलकम्ड हिम वार्मली। हिम का रेफरेंस नहीं है, हिम कौन है नहीं पता, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। एट लास्ट ही अराइव्ड, अंत में वो पहुंचा, ही का भी नहीं पता। ग्रेट प्रिपरेशन वाज मेड फॉर अमीर ऑफ इस्फहान जर्नी सिराज। तो ग्रेट प्रिपरेशन वर मेड, ये बहुत ज़्यादा तैयारी की गई थी अमीर के जर्नी को लेकर। अमीर जो इस्फहान का अमीर था उसकी सिराज जो था उसको सिराज में जर्नी करनी थी, रवानी थी उसको, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की गई थी। तो पहला सेंटेंस आएगा ये। तो अमीर ऑफ इस्फहान, तो इसके लिए तैयारी की गई थी, इसको बुलाया गया था। तो पहला सेंटेंस हो गया। सबसे पहले प्रिपरेशन हो रही थी क्योंकि उसका आगमन है, तो डी। तो हमारा ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास दो चॉइस बची हैं, डी सी ए बी, डी सी बी ए। बाकी चॉइस एलिमिनेट हो गई हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में, मैंने कहा था टाइम सीक्वेंस है तो बहुत इजी है। इसके बाद में कौन सी इवेंट हो रही है हमें ये देखना है। तो पहले तैयारियां की गई थी, पहले आप स्वागत करेंगे या पहले पहुंचेगा या फिर आप उसको कुछ काम कहेंगे। सबसे पहले वो पहुंचेगा। एट लास्ट ही अराइव्ड, जिसकी तैयारी की जा रही थी वो इवेंट आ गई, वो पहुंच गया। एट लास्ट ही अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल सिटी। तो डी के बाद में मेरा सी जाएगा, डी के बाद में सी जाएगा। अब भी मेरी दो चॉइसेस बरकरार हैं बी और सी के अंदर। तो उसके बाद में आप दो सेंटेंस बचते हैं ए और बी कि आप पहले उसका स्वागत, जैसे ही कोई आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, फिर आपको उसको कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ कहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले वो राइट, ए में वो वेलकम नहीं है, बी में वेलकम है, तो सी के बाद में बी जाएगा। तो ये सी के बाद में ए है, ये भी चॉइस कट गई, सी के बाद में बी चला गया। और लास्ट में वो कह रहा है उसको कि आप शिकार के लिए चलिए, मैंने आपकी शिकार की व्यवस्था कर रखी है, शिकार के लिए आप मेरे साथ चलिए, रेस्ट के लिए नहीं कहा उसने। तो ये लास्ट सेंटेंस है, डी सी बी ए एग्जैक्ट सीक्वेंस है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ टाइमलाइन को फॉलो करना होता है। टाइमलाइन में जो इवेंट पहले आएगी वो पहली इवेंट होगी, उसके बाद वाली दूसरी इवेंट होगी, उसके बाद वाली तीसरी इवेंट होगी, उसके बाद वाली चौथी इवेंट होगी। तो आप अगर टाइमलाइन को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इस तरह के पैराग्राफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये बहुत इजी पैराग्राफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ यू enjoyed the video, please like, share and subscribe.